Good afternoon, class. Today I am going to take your financial derivative class. I hope you are safe at your homes and continuously doing your studies. In the previous classes, I have completed the Unit 1 in your financial derivative specialization paper. Today, now, I am going to start Unit 2, and the first topic in Unit 2 is forward contract. In Unit 1, you have already studied the topic that is forward contract. In this unit, this topic is being given in some more different points. So one by one, I am going to explain to all of you. You can go through the points after the completion of the things. Okay, now start. Forward contract. A forward contract is a contract between two parties. ये मैं पहले भी डिस्कस आप लोगों से कर चुका हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर बात करें, डेरिवेटिव्स की बात करें, तो डेरिवेटिव्स हमेशा डिपेंडेंट होता है एक अंडरलाइंग एसेट पे। तो अगर हम बात करें अंडरलाइंग एसेट की डेरिवेटिव्स के अंदर, तो यहाँ पे आपके डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसमें सबसे पहले आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है। मैंने पहले ही बताया है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली दो पार्टीज के बीच में ही होता है। एक आपका बायर होगा, दूसरा आपका सेलर होगा। इन टू पार्टीज के बीच में आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स की अवेलेबिलिटी है, ये आपके अनरिकॉग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म पे ऑपरेट किए जाते हैं। इसका कोई भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है। कोई भी दो पर्सन किसी प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब लीगल बेस पे इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे ब्रीच करने की पॉसिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये पूरा आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कहीं ना कहीं दो पार्टीज़ के म्यूचुअल कंसेंट पे ही डिपेंडेंट होता है। बट आज की डेट पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये आपका अपग्रेड हो चुका है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। बस दोनों में डिफरेंस ये रह गया है कि जब हम फॉरवर्ड रेट डिसाइड करते हैं तो ये मैक्सिमम अप टू 2 डेज़ के लिए ही हो सकता है। इसके अलावा फ्यूचर अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपका फ्यूचर रेट डिसाइड होगा, ये मोर देन 2 डेज़ के लिए एग्जिस्ट करता है। चलिए तो पॉइंट पे ध्यान देते हैं। अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, यूजुअली अ कॉरपोरेशन एंड अ कॉमर्शियल बैंक। दो पार्टीज यूजुअली आपके कॉरपोरेशन हो सकती हैं, कॉमर्शियल बैंक्स हो सकते हैं, टू एक्सचेंज अ प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ अ करेंसी एट अ स्पेसिफाइड एक्सचेंज रेट। जो भी रेट आपने प्री डिफाइंड डिसाइड कर रखा है, जिसे हम फॉरवर्ड रेट कहते हैं, तो उस रेट पे अगर 2 दिन के अंदर आपके किसी भी पर्टिकुलर रेट का फिक्सेशन हुआ है और उसका कोई ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हो टू पार्टीज़ के बीच में, तो करेंसी अगर एक्सचेंज करने की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपके कॉरपोरेशंस या कॉमर्शियल बैंक की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो ये आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एग्जिस्ट करेंगे ऑन अ स्पेसिफाइड डेट इन द फ्यूचर। इन द फ्यूचर का मतलब रेट आपका जो प्री डिफाइंड फिक्स होगा वो आपके लिए मैक्सिमम 2 डेज़ के लिए होगा। इसके अलावा अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये मोर देन 2 डेज़ के लिए भी हो सकता है। इसको हम 1 ईयर तक ले जा सकते हैं, मोर देन 1 ईयर भी आपके एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन रेट की अगर बात करेंगे तो रेट फिक्सेशन मैक्सिमम अप टू 2 डेज़ के लिए ही पॉसिबल है। आई थिंक ये क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। द मोस्ट कॉमन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर फॉर 2 डे, 7 डे, 15, 30, 60, 90, 180 एंड 360 डेज। नॉर्मली जो आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आपके इन मल्टीपल डेज के लिए किए जाते हैं। अलॉन्ग ऑल दो लॉन्गर और शॉर्टर पीरियड आर अवेलेबल। इससे ज़्यादा टाइम के लिए भी हो सकता है, 2 दिन से कम का भी हो सकता है। तो आपके जो रेट का फिक्सेशन है, वो रेट का फिक्सेशन आपके लिए लेस देन 2 डेज़ के लिए भी किया जा सकता है। यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट लेस देन 2 डे भी हो सकता है। Shorter periods are available, but now it is restricted maximum up to 2 days against the fixation of forward rate. तो जो आपका फॉरवर्ड रेट है वो रिस्ट्रिक्टेड है कि मैक्सिमम 2 डेज के लिए ही वो फिक्स होगा। कॉन्ट्रैक्ट आपका इनफाइनाइट टाइम के लिए हो सकता है, लेकिन रेट फिक्सेशन मैक्सिमम अप टू 2 डेज के लिए किया जाएगा। When multinational corporation, that is MNCs, anticipate a future need
For our future receipt of a foreign currency, they can set up forward contracts to lock in the rate at which they can purchase or sell a particular foreign currency. मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें तो इनका रेगुलर ट्रांजेक्शन्स आपके एग्जिस्ट करते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म में मैक्सिमम आपके ट्रांजेक्शन्स करते रहते हैं क्योंकि रेगुलर इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता रहता है, ये अपने प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑपरेट करते रहते हैं। तो ऐसे फॉर्मेट में इनकी नॉर्मली एग्जिस्टेंस होती है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। रीज़न, यहाँ पे जो आपका प्राइस फिक्सेशन है, ये प्राइस फिक्सेशन आपका 2 डेज़ के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, शॉर्टर पीरियड के लिए है, तो शॉर्टर पीरियड में अपने प्राइस को फिक्स करके वो अपने ट्रांजेक्शन्स को ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं। Many large multinational companies use forward contracts in order to hedge their fixed exposure. तो बहुत सारी ऐसी MNCs हैं जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करती हैं, 2 दिन में उन्हें ट्रांजेक्शन करना है तो वो रिस्क को हेज करते हैं कि आज की डेट पे डिसाइड हुआ, कल की डेट पे ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो आज से कल में प्राइसेस आपकी वेरी कर सकती है। तो ऐसे फेज में अगर आज की डेट पे आपने प्राइस फिक्स कर लिया है तो कल भी वही प्राइस आपकी फ्लोट करेगी। तो ऐसे फॉर्मेट में आपके लिए जो रिस्क की पॉसिबिलिटीज़ है वो कहीं ना कहीं हेज हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक, फीचर्स ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट वन, बाइलैटरल। बाइलैटरल मींस रिलेटेड टू 2 साइड्स। अभी पीछे आप लोगों ने पढ़ा कि नॉर्मली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपके 2 पार्टीज के बीच में किए जाते हैं। तो ये जो आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, इसका सबसे पहला फीचर है कि ये हमेशा बाइलैटरल होता है, यानी यहाँ पे आपके 2 साइड्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। एक आपको ऑफर दे रहा है, दूसरा आपके लिए एक्सेप्ट कर रहा है, तो बायर सेलर दोनों ही पार्टीज आपके लिए अवेलेबल हैं जो आपके लिए एट लास्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये आपका बायलैटरल बेस पे एग्जिस्ट करेगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, हेंस दे आर एक्सपोज टू काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क का मतलब एक दूसरे के बिहाफ पे एक काउंटर, जो पार्टीज हैं, जो 2 पार्टीज हैं एक दूसरे से जो काउंटर कर रहे हैं, जो एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो अपने रिस्क को कहीं ना कहीं एक्सपोज करते हैं कि मार्केट में आप जो गुड्स खरीद रहे हो, जो पैसा दे रहे हो, तो उसके बिहाफ पे कितना रिस्क हमारे पास जनरेट हो रहा है। सेकेंड फीचर, मोर रिस्की देन फ्यूचर। वाई इट इज मोर रिस्की? रीज़न, यहाँ पे आपका जो प्राइस फिक्सेशन है वो मैक्सिमम 2 डेज़ के लिए है, तो शॉर्टर पीरियड में तो आपके लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करेगा, फ्यूचर में आपके लिए लॉन्गर टाइम आ जाता है तो वहाँ पे आपके लिए रिस्क की पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती हैं। दूसरा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कोई रजिस्टर्ड रेगुलेटेड मार्केट नहीं है, फ्यूचर आपके लिए एक रजिस्टर्ड रेगुलेटेड मार्केट का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ऐसे फेज में आपके लिए फ्यूचर से ज़्यादा रिस्की होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। There is risk of non-performance of obligation by either of the parties, so these are riskier than future. Non-obligation क्यों हो सकती है? जो भी आपने ऑब्लिगेशन किया था उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही। रीज़न, आपके पास कोई लीगल प्रॉस्पेक्ट तो है नहीं, कोई आपकी ऑथराइज बॉडीज़ नहीं है, कोई आपके लिए रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो मार्केट में आपके इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को कंट्रोल कर सके। तो ऐसे फेज में जो भी परफॉर्मेंस का ऑब्लिगेशन दोनों पार्टीज़ के बीच में हुआ है उसमें कहीं ना कहीं ब्रीच हो सकता है कि कोई एक पार्टी मना कर दे या दोनों पार्टी मना कर दे कि वो परफॉर्म नहीं करेगी। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जहाँ पे रजिस्टर्ड आपकी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे जो भी पार्टीज अवेलेबल हैं वो ब्रीच नहीं कर सकती। थर्ड वन, कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट। कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? ईच कॉन्ट्रैक्ट इज कस्टम डिज़ाइन। कस्टम डिज़ाइन का मतलब आपके लिए एक सिस्टमैटिक वे में डिज़ाइन किया गया है एंड हेंस इज यूनिक इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइज, एक्सपायरेशन डेट एंड द एसेट टाइप, क्वालिटी। जितने भी अंडरलाइंग एसेट हैं आपके लिए बायर सेलर यानी 2 पार्टीज अलग अलग फैक्टर्स के लिए डिफरेंट होंगी, तो हर एक का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी डिफरेंट होगा। तो उस डिफ्रेंसिएशन के बिहाफ पे एक्सपायरी डेट अलग होगी, एसेट टाइप अलग होगा, क्वालिटी अलग हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट की साइज़ अलग हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टीज टू पार्टीज एंड ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन वेरी कर सकती है। नेक्स्ट वन, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म पोजीशन। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अभी पीछे जैसे आप लोगों ने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट आपका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए ही हो सकता है। In forward contract, one of the party take a long position by agreeing to buy the asset at a certain specified future date. एक पार्टी है जो लॉन्ग पोजीशन को फोकस कर रहा है कि वो एग्री कर रहा है कि वो खरीदेगा प्रोडक्ट फ्यूचर डेट पे, कभी आज नहीं खरीदना चाहता। लेकिन सेलर क्या चाहता है? शॉर्ट टर्म में बेचना चाहता है। तो द अदर पार्टी assumes a short position by agreeing to sell the same asset at the same date for the specified price.
बायर आज नहीं खरीदना चाहता, फ्यूचर में खरीदना चाहता है, और सेलर आज ही बेचना चाहता है या शॉर्ट टर्म बेचना चाहता है, तो दोनों की पोजीशंस अलग अलग हो गई। तो ऐसे फेज में अ पार्टी विद नो ऑब्लिगेशन ऑफ सेटिंग द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू हैव एन ओपन पोजीशन। तो यहाँ पे जो सेलर है बेचने के लिए वो कौन सी पोजीशन रखना चाहेगा, ओपन पोजीशन। तो वहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन पहले से नहीं होगी बायर सेलर के बीच में। जो भी पार्टी आपको सामने दिखी उससे आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करके आप उसको इंस्टेंट तुरंत सेल आउट कर सकते हो। अ पार्टी विद द क्लोज पोजीशन इज समटाइम्स कॉल्ड अ हेजर। और जो क्लोज पोजीशन पे है, क्लोज पोजीशन का मतलब जिसने एट लास्ट कहीं ना कहीं एग्रीमेंट कर रखा है, तो वहाँ पे आपके लिए कहीं ना कहीं रिस्क की हेजिंग की पॉसिबिलिटी इन्वॉल्व होती है। रीज़न, प्री डिफाइंड डेट पे आपका ट्रांजैक्शन होगा, तो स्पॉट प्राइस पे ट्रांजैक्शन ना होने पे प्राइस के फ्लक्चुएशंस पे आपके किसी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें आपके एग्रीमेंट में अवेलेबल होती है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हम अपने रिस्क को हेज कर सकते हैं। आई थिंक ये चारों पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं डिलीवरी प्राइस। नॉर्मली अगर हम बात करें तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आपके जो भी आपकी फॉरवर्ड प्राइस है उसी को हम डिलीवरी प्राइस भी कहते हैं, लेकिन सम टाइम दोनों में डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंस समझिएगा। फॉरवर्ड प्राइस क्या है? एक ऐसी प्राइस जो सेलर के बिहाफ पे डिलीवर की जाती है अंडरलाइंग एसेट के लिए। प्राइस एट विच सेलर डिलीवर्स द अंडरलाइंग एसेट। सेलर जो गुड डिलीवर करना चाहता है, यानी एसेट जो डिलीवर करना चाहता है, उसके अगेंस्ट में जो प्राइस पे वो डिलीवर कर रहा है, यानी जो प्राइस से मिल रही है, दैट इज द फॉरवर्ड प्राइस। डिलीवरी प्राइस क्या है? वो प्राइस जहां पे वन पार्टी एग्री करती है कि डिलीवरी के टाइम पे वो देगा, यानी बायर के बिहाफ पे डिलीवरी प्राइस है और सेलर के बिहाफ पे फॉरवर्ड प्राइस है। प्राइस एट विच वन पार्टी एग्रीज टू डिलीवर द अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट जो भी वो परचेज कर रहा है उसके अगेंस्ट में जो प्राइस वो पे करना चाहता है। तो एट लास्ट बायर और सेलर के बीच में अगर दोनों के लिए प्राइस फिक्सेशन सेम है तो वहाँ पे आपके लिए फॉरवर्ड और डिलीवरी दोनों प्राइस सेम हो जाएगी। लेकिन अगर बायर अलग प्राइस कोट कर रहा है और सेलर अलग प्राइस, तो वहाँ पे सेलर के बिहाफ पे जो प्राइस डिलीवर की जा रही है वो आपके लिए फॉरवर्ड प्राइस होगी, और बायर के बिहाफ पे जो प्राइस वो एग्री कर रहा है कि वो आपको पे करेगा वो आपके लिए डिलीवरी प्राइस कहलाएगी। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी सबको। चलिए डिलीवरी प्राइस पॉइंट देखते हैं। द स्पेसिफाइड प्राइस इन अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज रिफर्ड टू एज द डिलीवरी प्राइस। जो भी स्पेसिफाइड प्राइस एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में है वो आपके लिए क्या कहलाती है? डिलीवरी प्राइस। क्यों डिलीवरी प्राइस? क्योंकि यहाँ पे दो पार्टीज के बीच में एक पार्टी एग्री कर रही है कि हम आपको प्राइस देंगे। तो कौन सी प्राइस देंगे? जो प्राइस सेलर आपको ऑफर कर रहा है, अगर बायर उसको एक्सेप्ट करता है तब वो आपके लिए फॉरवर्ड प्राइस के बेस पे एग्जिस्ट कर जाएगी। The forward price for a particular forward contract at a particular time is the delivery price that would apply if the contract were entered into at that time. जब टाइम पीरियड जो डिसाइड हुआ उसी टाइम पे आपके कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो जो भी फॉरवर्ड प्राइस और डिलीवरी प्राइस है दोनों सेम होगी। रीजन, उतने टाइम पीरियड में बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट हुआ है एक प्री डिफाइंड वैल्यू पे। It is important to differentiate between the forward price and the delivery price. Both are equal at the time of contract entered into. जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है टाइम से, तो उस समय प्री डिफाइंड प्राइस ही आपके लिए फॉरवर्ड प्राइस और डिलीवरी प्राइस दोनों होगी। दोनों में डिफरेंस कहाँ है? जब तक डिलीवरी नहीं होती। अगर टाइम के अंदर डिलीवरी नहीं हो पा रही है तो उस बेस पे जो बायर ने ऑफर किया था और जो सेलर आज की डेट प्राइस, उसमें डिफरेंशिएशन हो सकता है। अब यहाँ पे जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर कर रहे हो, अगर वो टाइम पीरियड बीत चुका है तो उस बेस पे आपके लिए नई प्राइस फिक्सेशन होगी। वो प्राइस आपके लिए फॉरवर्ड और डिलीवरी दोनों प्राइस कहलाएगी। अगर टाइम के अंदर आप कर ले रहे हो तो जो प्री डिफाइंड प्राइस डिसाइड की गई थी वही आपके लिए फॉरवर्ड और डिलीवरी प्राइस होगी। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। However, as time passes, the forward price is likely to change, whereas delivery price remains the same. बायर जो प्राइस ऑफर कर रहा था वो प्राइस सेम रहेगी, बट फॉरवर्ड प्राइस चेंज हो सकती है, क्योंकि मार्केट में जैसे चेंजेस आएंगे सेलर उस वैल्यू पे बेचना चाहेगा जो मार्केट में आपके वैल्यू फ्लोट कर रही है। ठीक, नेक्स्ट वन, सिंथेटिक एसेट्स। सिंथेटिक एसेट क्या होता है? मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एसेट्स जिसकी वैल्यू सेम हो। जैसे एज अ कस्टमर आपने डिसाइड किया कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, तो आपने एक बास्केट तैयार कराई। उस बास्केट में वही आपके एसेट्स अवेलेबल हैं जिनकी प्राइसेस सेम हैं, तो वो आपके लिए कहलाएगा सिंथेटिक एसेट्स। इन द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव एसेट्स कैन ऑफन
be contracted from the combination of underlying assets. Such assets are often known as synthetic assets in the forward market. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आपके जो भी डेरिवेटिव एसेट्स हैं जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिनका कॉम्बिनेशन किया गया है एज अंडरलाइंग एसेट, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा? सिंथेटिक एसेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मार्केट के अंदर. द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैज़ टू बी सेटल्ड बाय डिलीवरी ऑफ द एसेट ऑन एक्सपायरेशन डेट. जो भी एक्सपायरी डेट है उस डेट पे आपको डिलीवरी का सेटलमेंट करना होगा अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर. इन केस द पार्टी विशेस टू रिवर्स दी कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई पार्टी चाहती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिवर्स कर दे, इट हैज़ टू कंपल्सरीली गो टू द सेम अदर पार्टी, काउंटर पार्टी. या सेलर है, सेलर नहीं बेचना चाहता तो आपको बायर के पास जाना पड़ेगा, और बायर नहीं खरीदना चाहता तो आपको सेलर के पास जाना पड़ेगा. विच में डोमिनेट एंड कमांड द प्राइस इट वांट्स एज बीइंग इन अ मोनोपोली सिचुएशन. तो वहाँ पे जो पार्टी काउंटर पार्टी है, यानी जो रिवर्स करना चाहता था उसके अलावा जो दूसरी पार्टी है, अब उसके पास मोनोपोली सिचुएशन आ जाएगी कि वो कितना सामने वाले को डोमिनेट कर सकता है. जैसे आप एज अ बायर हो, आपके और सेलर के बीच में एग्रीमेंट हुआ, एज अ बायर आप रिवर्स करना चाहते हो, यानी आप उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना चाहते हो. तो अब यहाँ पे सेलर के पास मोनोपोली आ गई कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट फुल पहले डिसाइड किया था, अगर आप उसको रिवर्स करना चाह रहे हो तो उस रिवर्स के बिहाफ पे वो आपको कितना डोमिनेट कर सकता है और आपसे वो कितनी प्राइस की डिमांड कर लेगा. तो वो आपको कमांड करेगा कि इतनी प्राइस आप पे करोगे तभी ये आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा. लास्ट वन, पॉपुलर इन फॉरेक्स मार्केट. नॉर्मली आपका फॉरवर्ड जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है ये फॉरेक्स मार्केट यानी फॉरेन एक्सचेंज में ज़्यादा. रीज़न, डेली आपकी करेंसीज की वैल्यू वेरी करती हैं, तो यहाँ पे आपके लिए जो ज़्यादा बेनिफिशियल फैक्टर्स होते हैं वो आपके फॉरेन करेंसीज में होते हैं. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर वेरी पॉपुलर इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एज वेल एज इंटरेस्ट रेट बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट. ऐसे इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे आपके इंटरेस्ट मिलने की पॉसिबिलिटीज है या पे करने की, वहाँ ये इंपॉर्टेंट है. दूसरा आपके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर. Most of the large and international banks quote the forward rate through their forward desk lying within their foreign exchange trading room. तो जो भी आपके लार्ज और इंटरनेशनल बैंक्स हैं वो कहीं ना कहीं आपका फॉरवर्ड रेट फॉरवर्ड डेस्क से डिसाइड करते हैं, कोट करते हैं कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज आपका ट्रेडिंग रूम है वो चेक करता रहता है कि आपकी करेंसी के बिहाफ पे उसकी होम करेंसी कितनी वैरी कर रही है. उसके बेस पे वो फॉरवर्ड रेट फिक्स करता है कि इस रेट के बेसिस पे हम आपको एट लास्ट फॉरेन करेंसी या किसी तरीके का इंटरेस्ट पे करेंगे. फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज कोट्स बाय दीज बैंक्स आर डिस्प्लेड विद द स्पॉट रेट. तो जो भी करंट का स्पॉट रेट है, यानी मान लीजिए आज का रेट मान लीजिए है स्पॉट रेट 100 रुपीज़, और आपके जो बैंक के बिहाफ पे जो फॉरवर्ड रेट डिसाइड हुआ था वो 90 हुआ था, तो दोनों ही रेट एक साथ डिस्प्ले किए जाते हैं कि आज 100 रुपये वैल्यू है, हम आपको 90 में दे रहे हैं. रीज़न, फॉरवर्ड रेट आपके लिए 90 रुपीज़ अवेलेबल है. बट जैसे ही टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा ये आपके लिए रेट एज पर स्पॉट रेट मार्केट में इंक्रीज कर जाएगा. क्लियर है सबको? तो ये आपके डिफरेंट फीचर्स थे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के. तो आई थिंक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सबको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जैसे आप लोगों ने अभी पढ़ा, पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक अनरेगुलेटेड अनरजिस्टर्ड मार्केट के बिहाफ पे जनरेट होता है. इनफाइनाइट पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, बट इसमें प्राइस फिक्सेशन मैक्सिमम अप टू 2 डेज के लिए ही पॉसिबल है. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाइड फैक्टर है, मॉडिफाइड वर्जन है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का. ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एक रजिस्टर्ड रेगुलेटेड मार्केट के अंदर होता है जहां पे बायर और सेलर दोनों ही एक दूसरे के लिए मे बी नोन हो सकते हैं, नहीं भी नोन है तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होते हैं जहां पे जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, गाइडलाइंस हैं, वो सबके लिए एक जैसी होती है. यहाँ पे आपका जो प्राइस फिक्सेशन है वो मोर देन 2 डेज के लिए पॉसिबल होता है. एग्जाम्पल देखिए, सपोज अ फार्मर प्रोड्यूसेस राइस एंड ही एक्सपेक्ट्स टू हैव एन एक्सीलेंट यील्ड ऑन राइस. एक फार्मर है जो राइस को प्रोड्यूस कर रहा है और उसकी एक एक्सपेक्टेशन है कि वो इस राइस से एक्सीलेंट यील्ड यानी एक्सीलेंट रिटर्न जनरेट कर सकता है, लेकिन वो वरी है. बट ही इज़ वरीड अबाउट द फ्यूचर प्राइस फॉल ऑफ दैट कमोडिटी. लेकिन फ्यूचर में उसकी प्राइस कम हो जाएगी, ये उसका डर है. हाउ कैन ही प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम फॉलिंग प्राइस ऑफ राइस इन फ्यूचर. तो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा? ही मे एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट on today with some party who wants to buy rice at a specified future date. उसको डर क्या है कि फ्यूचर में प्राइस कम होगी, तो आज की प्राइस ज़्यादा है इसलिए वो आज के कॉन्ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करना चाहता है कि आज की प्राइस पे अगर
आपने एग्रीमेंट कर लिया तो फ्यूचर में आप आज ही की प्राइस पे करोगे तो उससे जो उसके एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल हो जाएगी। He may enter into a contract on today with some party who wants to buy rice at a specified future date on a price determined today itself. In the whole process, the farmer will deliver price to the party and receive the agreed price, and the other party will take delivery of price and pay the farmer. This is the forward contract. कॉन्ट्रैक्ट आपका शॉर्ट टर्म पीरियड में हो रहा है क्योंकि रेगुलर आपकी बाइंग सेलिंग चल रही है, लेकिन जो प्राइस फिक्सेशन है वो आपके लॉन्गर पीरियड के लिए हुआ है। तो वहां पे आपके लिए जो सेलर का प्राइस है यानी जो फार्मर है वो उसी प्राइस पे गुड डिलीवर करेगा और बायर उसी प्राइस को रेगुलरली पे करता रहेगा। इन दिस इलस्ट्रेशन देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मनी। रीजन, कॉन्ट्रैक्ट आपको बाउंड कर रहा है कि मनी का एक्सचेंज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने गुड डिलीवर किया और आपको वही प्राइस पे करनी है। मार्केट के फ्लक्चुएशंस पे आपके कोई चेंजेस एग्जिस्ट नहीं कर रहे। Hence, future contract or forward contract traded only on organized exchange and are in standard contract size. तो future contract क्या है? फॉरवर्ड ही कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस कहाँ पे है? एक ऑर्गेनाइज एक्सचेंज और आपके लिए एक स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म पे। The farmer has protected himself against the risk by selling rice futures and this action is called short hedge. फार्मर ने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया रिस्क से, क्योंकि प्राइस उसको उसी वैल्यू पे देनी है जो उसने प्रीडिफाइंड फिक्स कर रखा है, तो उसका ये एक्शन क्या है? उसके लिए शॉर्ट हेज है। While on the other hand, the other party also protect against it by buying rice futures is called long. दूसरे फार्मर ने अपने लिए क्या किया? राइस के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया कि फार्मर उसी को बेचेगा क्योंकि प्राइस फिक्स हो चुकी है। तो वहां पे उसने अपने आप को लॉन्ग टर्म के लिए राइस की परचेजिंग के लिए अपने आप को हेज कर लिया है। तो यहाँ पे दोनों की हेजिंग है। एक की हेजिंग प्राइस के बेस पे कि शॉर्ट टर्म में जैसे जैसे वो बेचता जाएगा वैसे वैसे उसको प्राइसेस मार्केट में जैसे ही बढ़ेंगी वो चाहेगा कि मार्केट में अब उसको नई प्राइस मिलने लगे। यहाँ पे जो बायर है उसने अपने आप को कैसे हेज किया कि मार्केट में अगर राइस को खरीदनी है तो उसे कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो आसानी से वहीं से खरीद सकता। लेकिन अगर मार्केट में प्राइस कम होती जा रही है तो वो बायर भी दूसरे परचेजर को परचेज फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक रिस्क हेज किया जा रहा है कि दो पार्टीज अपने ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कराने के लिए अपने आप को एग्रीमेंट में इन्वॉल्व कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक, फीचर्स ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। Future contracts are traded on organized future exchange. These are forward contract traded on organized future exchange. Future contract, forward contract का ही आपका एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन किस फॉर्म में हुआ? क्योंकि इसे फ्यूचर एक्सचेंज करने के ऑर्गेनाइज फॉर्म प्रोवाइड किया गया है। तो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही यहाँ पे भी ऑपरेट हो रहा है, लेकिन ऑर्गेनाइज फ्यूचर प्लेटफॉर्म पे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी एंड अमाउंट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है। रीजन, प्री डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस है और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके अप्लाई हो सबके लिए एक जैसे हैं। तो क्वांटिटी, क्वालिटी, अमाउंट सब प्री डिफाइंड है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं हो सकता। जबकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में दो ही पार्टीज इन्वॉल्व हैं, इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट नहीं है, तो ऐसे फेज में वहां पर वेरिएशन पॉसिबल है। Margin money is required to be deposited by the buyer or seller in the form of cash or security. This practice ensures honor of the deal. दोनों पार्टीज जो अवेलेबल हैं उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म से ही आपके एग्रीमेंट किया होगा, तो दोनों को ही कुछ मार्जिन मनी डिपॉजिट करना होता है, चाहे वो बायर हो, सेलर हो, चाहे वो कैश के फॉर्म में जमा करे या सिक्योरिटी के फॉर्म में। इस प्रैक्टिस से कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट आ जाता है कि आपकी जो डील है वो सही हो। In case of future contract, there is a diary of opening and closing of position, known as market to market. तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक डेयरी। डेयरी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारे आपके एनिमल्स अवेलेबल होते हैं जिनका मिल्क निकाल, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है ओपनिंग और क्लोजिंग पोजीशन की। एनिमल्स हैं, आते जाते रहते हैं कि आपने जैसे ही आपने उनका मिल्क निकाला उसके बाद आप एज एन इंडिविजुअल उनको छोड़ देते हो। तो वैसे ही आपके लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है? एक डेयरी की तरह है कि मार्केट टू मार्केट, आपके मार्क टू मार्केट ये आपके लिए ओपन और क्लोज दोनों है कि आप जब चाहो अपने लिए ओपनिंग कर सकते हो, जब चाहो अपने लिए आप क्लोज कर सकते हो। द प्राइस डिफरेंसेस एवरी डे एज सेटल थ्रू द एक्सचेंज क्लियरिंग हाउस। प्राइस डेली बेस पे वैरी करती है, तो इसको सेटल कौन करता है? जो भी आपका क्लियरिंग हाउस है। क्लियरिंग हाउस डिसाइड करता है कि जो भी आपने मार्जिन मनी डिपॉजिट किया है उस मार्जिन मनी के बिहाफ पे जो भी आपके लिए लॉस की पॉसिबिलिटी है उनको समहाउ कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द टाइप्स ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट वन इज इंटरेस्ट रेट फ्यूचर।
इंटरेस्ट रेट फ्यूचर बेसिकली आपका एग्जिस्ट करता है उन इंस्ट्रूमेंट्स, उन सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट में जहाँ पे गवर्नमेंट या आपके अदर ऑर्गेनाइजेशन एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड करती हैं. In this type, the future securities traded on interest-bearing instrument like T-bills or treasury bills, bond, debenture, municipal bonds, notional gilt contracts, short-term deposit futures and treasury note futures. तो आप जब डिपॉजिट करते हो तो आज की डेट पे ही आप एग्रीमेंट कर लेते हो कि आज का रेट ही आपको फ्यूचर में मिलेगा जितने टाइम के लिए आप एग्रीमेंट कर रहे हो. 3 महीने के लिए मान लीजिए आपने बैंक में शॉर्ट टर्म डिपॉजिट कर दिया, तो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट आपका फ्यूचर 3 महीने बाद मिलेगा, लेकिन जो रेट है वो आज की डेट का मिलेगा. मार्केट में कुछ भी फ्लक्चुएशन हो जाए, आपको रेट आज की डेट का ही बैंक प्रोवाइड करते हैं. स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर. स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स की बात कर लें तो यहाँ पे नॉर्मली स्टॉक्स की इन्वॉल्वमेंट होती है. हेयर इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर बेस्ड ऑन स्टॉक मार्केट. स्टॉक मार्केट में आपके जो भी स्टॉक्स हैं यानी इक्विटी शेयर्स हैं उनके आपके वेरिएशंस पे ये आपका फ्यूचर मार्केट एग्जिस्ट करती है. सम एग्जांपल्स हैं लाइक यूएस डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, स्टैंडर्ड एंड पुअर 500, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स. ये आपके डिफरेंट एक्सचेंज हैं जो स्टॉक में डील करते हैं. ये सारे एक्सचेंज क्या हैं ये हम प्रीवियस पहली यूनिट में जब मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और डेरिवेटिव्स की पूरा इवैल्यूएशन की बात किया था तो वहाँ ये डिस्कस कर चुके हैं. अदर फ्यूचर्स ऑफ दिस टाइप इंक्लूड जापानीज निकी इंडेक्स, जापानीज मार्केट है ये, टोक्यो स्टॉक प्राइस इंडेक्स, टॉपिक्स. ये आपके डिफरेंट मार्केट्स हैं जहाँ पे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग ऑपरेट होती है. नॉर्मली यहाँ पे जो ट्रेडिंग्स हैं वो स्पॉट रेट पे ही की जाती हैं, तो स्टॉक इंडेक्स आपका नॉर्मली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भी जो दो पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट में पॉसिबल है, लेकिन प्राइस आपकी स्पॉट रेट पे ही वेरी करती है. फॉरेन एक्सचेंज फ्यूचर नेक्स्ट आपका है. फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ पे फॉरेन करेंसी जो का एक्सचेंज होता है जो आपके बेसिकली एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, बैंकर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आपके हैं, एफआईज आपके जो एग्जिस्ट कर रहे हैं इनके बीच में किए जाते हैं. These future contracts trade in foreign currency, generating used by exporter, importer, bankers, FIs and large companies. इंडिया से बाहर आप कुछ भी आप एक्सचेंज करते हो, चाहे आप एक्सपोर्टर हो, इंपोर्टर हो, आप बैंक हो, बैंक भी आज के डेट पे मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, आपकी लार्ज कंपनीज़ हैं, ये सब अगर इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर रही हैं तो इनको ज़रूरत होती है फॉरेन करेंसी की. तो फॉरेन करेंसी के आपके ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की. तो फॉरेन करेंसी जो आपका फ्यूचर्स है ये भी आपके लिए एज अ फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है, तो ये भी आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का टाइप है. नेक्स्ट वन, बॉन्ड इंडेक्स फ्यूचर. बॉन्ड सबको पता है अ काइंड ऑफ बाउंडेशन जहाँ पे एक प्री डिफाइंड फिक्स्ड आपको डिस्काउंटेड वैल्यू पे इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है और फ्यूचर में आपको पार वैल्यू पे कर दी जाती है. नॉर्मली कुछ बॉन्ड ऐसे हैं जहाँ पे इंटरेस्ट भी दिया जाता है, तो यहाँ पे भी आपका जो एग्रीमेंट है वो प्री डिफाइंड है कि आज रेट डिसाइड हो गया, रिटर्न कब मिलेगा फ्यूचर में, फ्यूचर में वही रिटर्न मिलेगा जो आज का रेट डिसाइड हो चुका है. दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड ऑन पर्टिकुलर बॉन्ड इंडिसेस, दैट इज इंडिसेस ऑफ बॉन्ड प्राइसेस. बॉन्ड की प्राइसेस के अगेंस्ट में ये आपके इंडिसेस डिसाइड होते हैं. म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स फ्यूचर बेस्ड ऑन म्यूनिसिपल बॉन्ड्स आर ट्रेडेड ऑन CBOT, दैट इज शिकागो बोर्ड ऑफ एक्सचेंज. तो जो आपके म्यूनिसिपल बॉन्ड हैं ये म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स फ्यूचर में एग्जिस्ट करते हैं, जो म्यूनिसिपल बॉन्ड कहलाते हैं, और इनकी ट्रेडिंग नॉर्मली आपके CBOT यानी शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में की जाती है. इंडिया में जो भी बॉन्ड्स हैं वो आपके डिस्काउंटेड वैल्यू पे एग्जिस्ट करते हैं. फॉरेन कंट्रीज़ में लाइक US है, आपके लिए जापान ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, टोक्यो, इन सब जगह कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे भी हैं जो आपके इंटरेस्ट के रेट से एग्जिस्ट करते हैं, तो इनके लिए आपके बॉन्ड इंडेक्स फ्यूचर एग्जिस्ट करते हैं. लास्ट वन, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फ्यूचर. ये आपका जो एग्जिस्ट करता है ये आपके लिए इन्फ्लेशन पे बेस करता है. लिविंग इंडेक्स कि हर एक इंडिविजुअल के पास लिविंग के पोजीशन, आप ऐसे कमोडिटीज़ खरीदना अगर चाहते हो, चाहे वो कंज्यूमर बेस्ड हो या होलसेल बेस्ड हो, तो उसके लिए आपके लिए जो फ्यूचर मार्केट बनाई गई है दैट इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फ्यूचर. दीज आर बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन मेजर्स बाय CPI, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स दैट इज WPI. व्हाट इज CPI? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. होता क्या है ये? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिकली हेल्प करता है हमें मेजर करने में और एग्जामिन करने में एवरेज प्राइस ऑफ अ बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज. कंज्यूमर जो गुड्स कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूमर की क्वांटिटी हमेशा स्मॉल होती है, तो जो भी बास्केट कंज्यूमर ने तैयार किया है अपने ओवरऑल
गुड्स सर्विसेज की, तो उनकी एवरेज प्राइस क्या है, उस एवरेज प्राइस को मेजर करने में हेल्प करता है सीपीआई। जैसे मान लीजिए आपने अपना 10 प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया, किसी की प्राइस ज़्यादा होगी, किसी की प्राइस कम होगी, तो सबकी प्राइस टोटल करके डिवाइडेड बाय 10, ये आपकी एवरेज प्राइस निकाल देता है सीपीआई के बिहाफ पे। नेक्स्ट है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल मार्केट आप लोग जानते हो एक बल्क मार्केट है, तो ये आपके रिटेल में मार्केट में जाने से पहले का फैक्टर एग्जिस्ट करता है। जब आप लार्ज लेवल पर प्रोडक्ट को सर्विसेज को खरीदना चाहते हो, तो ये आपको बेसिकली मेजर करने में हेल्प करता है कि जो भी प्राइसेस आपके गुड्स की सर्विसेज की एग्जिस्ट कर रही हैं, उनका लेवल क्या है चेंजेस होने का, कि मार्केट में वो किस लेवल पे चेंज हो रही हैं, अप हो रही है, डाउन हो रही है, या रेगुलर फ्लक्चुएट कर रही है अप डाउन, ये आपका मेजर करता है WPI। यहाँ पे जो आपके गुड्स एग्जिस्ट करते हैं वो बल्क में होते हैं, रीजन होलसेल मार्केट है, तो होलसेल में आपके लिए हमेशा क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो कंज्यूमर और होलसेलर दोनों ही इस मार्केट के बेस पे कमोडिटीज़ को परचेज करते हैं। तो जिस तरीके के आपके फैक्टर्स अवेलेबल हैं, वो इन्फ्लेशन के बिहाफ पे आपका मेजर किया जाता है कि कितना आपके लिए ये सूटेबल है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेस कराने के लिए। These can be used to hedge against unanticipated inflationary pressure। Unanticipated inflationary pressure का मतलब इन्फ्लेशन जो हम प्रीडिफाइंड नहीं निकाल सकते, हमें नहीं पता। जैसे आज की सिचुएशन है, तो मार्केट में जो इकोनॉमी में चेंजेस आ रहे हैं वो आपके लिए अनएंटिसिपेटेड है। तो ऐसे फेज में अगर कोई इन्फ्लेशनरी प्रेशर आता है, तो उस प्रेशर को हेज करने के लिए कहीं ना कहीं आपके लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फ्यूचर मार्केट एग्जिस्ट करती है। तो आई थिंक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ये डिफरेंट टॉपिक्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। जितनी भी चीज़ें मैंने इसमें आप लोगों को बताई हैं, 1 बाय 1 इस वीडियो के थ्रू सारी चीज़ें आप लोग सुन लीजिएगा, स्लाइड्स में सारी चीज़ें देख लीजिएगा। अगली क्लास में इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।